हेलो एवरीवन, आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन से काफी रिलेटेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं। साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की। पहले तो ये समझ जाइए कि अमेंडमेंट्स क्या होता है। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है बदलाव। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्टली चेंज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई है और अथॉरिटी के बाद में पार्लियामेंट के अंदर मौजूद मेंबर्स की रजामंदी के साथ में कुछ 66% मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ में या फिर 50% मेजोरिटी के साथ में इसमें बदलाव किया जाता है। बट हाँ, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि 66 मतलब 2/3 मेजोरिटी कम से कम होनी चाहिए। उसके बाद में जाकर के बदलाव होता है और उसी बदलाव को हम अमेंडमेंट कहते हैं। अभी जो अमेंडमेंट है ये कई हद तक आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही ये इसको चेंज किया जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया जाता है। अभी तक 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं अक्टूबर 2021 तक, और अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारे रिफॉर्मेशन किए जाते हैं। अगर हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना बड़ा है कि जिस दौरान इसको बनाया जा रहा था तो उस टाइम भी, मतलब ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस दौरान भी लगभग 2000 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था और बनने के बाद आज तक 105 बार हो गए हैं। अब ऐसे तो 105 बार आप 105 कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं वो सारे याद तो नहीं कर सकते। तो हाँ, आज के इस वीडियो में हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको देखेंगे। तो करते हैं शुरुआत हमारे वीडियो की। और सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर अमेंडमेंट्स, और इसमें मैंने बताया आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास में पावर है किस चीज की, कि वो चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो, या उनको लगता है कि जरूरत है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, तो जिस पोजीशन पे जब आप रिजिडिटी दिखाते हैं तो कई बार बदलाव करने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, तो वो रिजिडिटी को शो करता है। और कई बार सिंपल मेजोरिटी के साथ भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। बट हाँ, दे हैव द पावर, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर्टिकल इट इज? द आर्टिकल 368 हैविंग द पावर और गिविंग द पावर टू द पार्लियामेंट दैट इफ दे वांट और इफ दे फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी चेंज, तो ऐसे में इसको बदलाव किया जा सकता है इस आर्टिकल के तहत। तो ये तो एक हो गया पॉइंट हमारा। ऐसे पहला आर्टिकल, ऐसा पहला बदलाव, ऐसा पहला अमेंडमेंट हम देख रहे हैं तो वो है 1950 के अंदर किया गया लैंड रिफॉर्मेशन के लिए बदलाव। पहले क्या होता था, जितने भी हमारे यहां रूल्स बने हुए थे कुछ या तो ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाए गए थे। लैंड रिफॉर्मेशन क्लास 8th में हमने पढ़ा था, तो उसके थ्रू जो टैक्सेशन का प्रोसेस था या फिर जो भी जिस भी तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते थे वो सब बहुत अलग तरीके से था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन डिवोट कर दिया टूवर्ड्स द इंडियन पीपल। तो ऐसे में सबसे पहला जो बदलाव किया गया वो लैंड रिफॉर्मेशन के लिए किया गया, मतलब एक तरीके का कि किस तरह से टैक्सेशन यू विल हैव टू पे, कैसा टैक्सेशन होगा, कैसे लैंड्स को आप यूज करोगे किन किन प्रोसेसेस के लिए, वो सारी चीजें यहां हुई फर्स्ट रिफॉर्मेशन में। तो फर्स्ट किससे रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म से। हम डिटेल में इसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये याद रहना चाहिए कि कब हुआ था और किससे रिलेटेड था। फिर है 35th अमेंडमेंट 1974। इसके अंदर बताया गया कि जो सिक्किम है, चाइना के साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट थे, तो सिक्किम को उस टाइम पर, क्योंकि हर एक चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी डिटेल में लिखी हुई है, सिक्किम उस टाइम पर ऐड नहीं था, ठीक है? सो पहले तो सिक्किम के लिए बताया गया 74 में कि सिक्किम अब इंडियन यूनियन का एक पार्ट रहेगा। जब तक कोई भी टेरिटरी ऐड ऑन होती है उसको स्टार्टिंग के अंदर ही ऐसा नहीं होता कि आप उसको एक स्टेट घोषित कर दोगे। सिक्किम पहली चीज तो, ये जितने भी 7 सिस्टर्स वाले, मतलब आप ईस्ट साइड वाले जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उन सब के साथ बहुत अपनी कहानी रही है। ऐसा नहीं था कि जब हमारा देश यूनाइट हो रहा था तो तुरंत एक्सेप्ट हो चुका था कि ये स्टेट इंडियन यूनियन का हिस्सा होंगे। बहुत लंबा एक सीरीज रहा है, उनको कभी मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे हम। ऐसे ही सिक्किम के साथ भी था, ऐसे ही मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ भी था। तो सिचुएशन ये थी कि इनको हमारे साथ में जोड़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट हम उसको कभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये समझ जाओ कि 1974 में सिक्किम को इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया गया, इसको स्टेटस मिल गया। देन उसके बाद में, क्योंकि इनका बोल सकते हो कल्चर अलग है, एथनिक कंपोजिशन अलग है, इस कारण से, क्योंकि इनको आप यूनियन टेरिटरी बना के नहीं रख सकते, इनको अगर बनाए रखना है तो इनको अधिकार भी देने पड़ेंगे, क्योंकि स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी चीजें हैं वो हर एक स्टेट चाहेगा कि उनको मिले, यूनियन टेरिटरी भी चाहेगी कि उनको मिले, क्योंकि ज्यादा इंडिपेंडेंसी आपको मिल जाती है। तो 36th अमेंडमेंट हुआ 75 में, और ऐसे में सिक्किम को एक पूरा स्टेट का दर्जा मिल गया। दिल्ली भी डिमांड कर रहा है कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक उसको मिला हुआ नहीं, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल और यूनियन टेरिटरी है। तो याद रखिएगा
सिक्किम को मिल गया था हमारे 36th अमेंडमेंट के अंदर 1975। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट अमेंडमेंट जो कि है आपका 42nd मतलब 42वां संविधान संशोधन। इसको एप्लीकेबल किया गया था 1976 में। 1976 में जब इसको एप्लीकेबल किया गया तो 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, दैट वाज इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर नेशन। ओके, तो इंडिया के अंदर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये 42nd या 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तो 3 न्यू वर्ड्स फॉर इंडिया ऐड किए गए कि अब ये एक अखंड राज्य है, मतलब देश है, एक सोशलिस्ट है और साथ ही साथ सेक्युलरिस्ट भी है। तो सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रल पार्ट या इंटीग्रिटी, ये ऐड किए गए 3 वर्ड्स। साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज को भी थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए और साथ ही साथ जजेस कितने होंगे ये भी, हालांकि बहुत बड़ा है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये जो 42nd अमेंडमेंट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाएगा। बहुत सारी चीजें हुई, ये तो ग्लिम्स हैं, इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे हम जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चीजें दी गई। तो अभी तो इतना सा समझ लो, इसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को भी कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया था, साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें ऐड कर दी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हुई। फिर है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया। पहले 6 फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स हुआ करते थे, 7 हुआ करते थे, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी होता था 7वां, उसको हटा दिया गया। अब हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इसी के कारण है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आपके फंडामेंटल राइट्स को कम किया गया था। तो दैट वाज 44th। ओके, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कर दिया गया है, कौन से फंडामेंटल राइट को रिमूव कर दिया गया है, तो दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1985 के अंदर एप्लीकेबल किया गया, जो कि था डिफेक्शन एक्ट। डिफेक्शन एक्ट क्या होता है? कई बार क्या होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है, वो इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है। इस दौरान जीतने के बाद में वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर लेता है। अब ऐसे में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए थे। अगर आप क्लास 12 से रिलेटेड है तो वहां पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है आयाराम और गयाराम का। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस ओपन करके देखिएगा, उसमें एक आयाराम गयाराम एग्जांपल है, गूगल भी सर्व कर सकते हो आप। तो उससे इसको डिफाइन किया गया है। तो 52वें संविधान संशोधन के दौरान ये एक्ट लाया गया था, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है अब कि आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो और अगर आप जीत जाते हो इलेक्शंस, देन आप चाहो कि पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में आप जुड़ जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी जितने भी आपने जो भी वोट्स गेन किए हैं या जो भी आपकी सदस्यता है वो खत्म कर दी जाएगी। इस एक्ट के बाद में डिसाइड किया गया, ऐसा बहुत किस्सा होता था। ठीक है, हाँ, निर्दलीय तो रह सकते हो आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें 61st, तो ऐसे में 61वें संविधान संशोधन के अंदर जो आपकी उम्र थी 21 साल वोट डालने की, उसको 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया। कब हुआ था? 1989 के दौरान, कि जो भी आपका सेफरेज था, सेफरेज की एज जो 21 साल थी उसको कम करके 18 साल किया गया। ये 61वें संविधान संशोधन के दौरान हुआ। 73rd अगर हम अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, 73rd एंड 74th ये दोनों ही लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लोकल गवर्नमेंट। तो ऐसे में याद रखना 73rd वाला पंचायती राज सिस्टम को बिलोंग करता है, क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, 1992 ये भी 1992 है, और ये तो विलेजेस हो गए और ये सिटीज हो गया। ठीक है, ये शहरों के लिए और ये गांवों के लिए। तो पंचायती राज सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर 1992, और यहां पे 74th ये सिटीज से रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है, और ये दोनों लोकल गवर्नमेंट को रिलेट करते हैं। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, उससे आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर आ गया, जिसमें बताया गया कि जितने भी बच्चे हैं 6 साल से 14 साल के, उनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान का नाम तुमने सुना होगा। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। तो ऐसे में फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चे, उनको फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए। फ्री में एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाके आप कहोगे कि हमें राइट है, नहीं। ऐसे में ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा, प्राइवेट स्कूल्स के लिए नहीं। आपके पास में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट होते हैं, जो कि आपके फंडामेंटल राइट में आता है
ऐसे में आपके पास शिक्षा का अधिकार तो है, मूलभूत अधिकारों में ऐड भी होगा, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर हम बात करें तो 101वां मतलब 101वां मतलब 101st 2016 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, रिफॉर्मेशन किया गया और जीएसटी यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2002 ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2002 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल इन 2018 और इसके अंदर जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। मतलब दे विल डिसाइड कि कौन सी कास्ट कैटेगरी कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर सूट बैठती है। ओबीसी में, एसटी में, एससी में कौन कौन से लोग आएंगे, ये आइडेंटिफाई करने का काम अब किसको दे दिया गया? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया गया। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था इस चीज के लिए और उसी को सोचते हुए, उसी को देखते हुए यहां पर 2018 के अंदर 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं 103 पे, 2019 में एप्लीकेबल किया गया इसको। तो 2019 में ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इस टाइप की आइडियोलॉजी को, इस टाइप की थिंकिंग को, इस टाइप का हम कह सकते हैं एक अलग से सेगमेंट बनाया गया कि दोज हु आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन उनको भी थोड़ा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दैट वाज 103 अमेंड, ओके, और जो कि कब हुआ था? 2019 में। इसके बाद में 104 104th अमेंडमेंट 2019 में एप्लीकेबल किया गया, जिसमें बताया गया कि आर्टिकल 334 कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिजर्वेशन दिया गया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूं सबको और इसको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के दौरान अब ये डिसाइड किया गया था कि बहुत सारी कास्ट कैटेगरी बिलोंग करती है, अलग अलग जगह से आती है और सबको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उनको जब तक रिप्रेजेंटेशनशिप नहीं मिलेगा या जब तक वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे वो काफ़ी बैकवर्ड रहेंगे। इसी सोच के साथ वहाँ पे बदलाव किए गए थे और उस बदलाव में ये फोकस किया गया था कि इन लोगों को अगर आप रिप्रेजेंटेटरशिप या रिप्रेजेंटेशनशिप दे देते हैं, सॉरी, तो ऐसे में दे विल गेट द चांस कि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ पाए। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन तो एक वहां पर एक कोट मेंशन था, एक लाइन मेंशन थी कि लगभग 70 साल के लिए इन लोगों को, मतलब जो भी बैकवर्ड क्लासेस से, मतलब एसटी एससी जो कैटेगरीज थी, वो लोग, इन लोगों को 70 साल के लिए रिजर्वेशन दे दिया जाए, इनकी सीट्स रिजर्व कर दी जाए। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इनकी सीट्स रिजर्व की जाए कि इस जगह से यही व्यक्ति, इसी कास्ट कैटेगरी के व्यक्ति नॉमिनेट होंगे, नॉमिनेट तो नहीं कहेंगे, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट वो करेंगे, इनकी सीट रिजर्व है। ठीक है, तो 70 साल के लिए हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था। और उसके बाद में ये 25 जनवरी 2020 को खत्म होने वाला था। 70 साल कैसे हुए? 26 जनवरी को एप्लीकेबल किया गया था ना, और 1950 की बात थी तो उसमें 70 साल ऐड कर दो, तो कब आ गया? 2020। तो उस टाइम पर यह श्योर किया गया था कि क्या होना चाहिए कि आपको यह कहा गया कि आप 70 साल तक इनकी सीट रिजर्व रखोगे। ठीक है, रख ली। अब डिसीजन लेना था कि व्हाट अबाउट नेक्स्ट, अब क्या किया जाए। 2020 आने वाला है, अब 2019 में फाइनली दिसंबर मंथ के अंदर इसको कंटिन्यू किया गया क्योंकि बहुत लोग इस बात से नाराज थे कि आप हमारी जो रिजर्वेशन है सीट्स को लेकर के वो कैसे हटा देंगे। तो सरकार ने इसको 10 साल और बढ़ा दिया, मतलब इसको 2030 तक कर दिया। अब तो ये वैलिडिटी जो है रिजर्वेशन की, वो वैलिडिटी अब 25 जनवरी 2030 तक के लिए हो गई है। ठीक है, तो 10 साल और बढ़ा दिया गया, मतलब इसको 80 साल के लिए कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी याद रखना, 334, आर्टिकल 334। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 104वें अमेंडमेंट के अंदर, मतलब संशोधन के अंदर इस बात को मेंशन किया गया कि इनका रिजर्वेशन सार ऑल बढ़ा दिया जाए। हाँ जी, तो इसका मतलब ये था कि जो भी व्यक्ति इस कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 10 साल और मिल जाएंगे कि वो अपना पार्टिसिपेशन वहां कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बाद में हट जाएगा, वो उसके बाद में वापस से रिव्यू किया जा सकता है और जैसे अभी 10 साल बढ़ाया गया है वापस से उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 105, जो कि सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है। तो 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है जो कि अक्टूबर 2021 के अंदर किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं,
इसकी जो लिस्ट बनेगी, अभी हमने पढ़ा था ऊपर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये बनाएगा। तो इसमें ये कहा गया कि नाउ द स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल और हैविंग देयर राइट्स, हैविंग देयर पावर that they can identify and notify that who are in such list। पहले इनसे छीन लिया गया था, मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 102 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि केवल ये अब जज करेंगे, मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विल जज कि कौन ओबीसी, कौन एसटी, कौन एससी के अंदर होगा। तो इसको 102 संविधान संशोधन के अंदर लिख दिया गया, बट नाउ वापस से उसको अमेंड करके 105वें संविधान संशोधन के अंदर ये बताया गया कि स्टेट्स के पास ये राइट्स रहेंगे कि वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन सा कास्ट कैटेगरी कौन सी लिस्ट में बैठता है। तो ये याद रखना, ये वाला 105वां संविधान संशोधन 102 के अगेंस्ट था, मतलब उसको खत्म करने के लिए था। तो इसकी पावर यहां डाइल्यूट हो गई, इसकी पावर यहां खत्म हो गई, और यहां पर इसके हिसाब से स्टेट को अब पावर और मिल जाती है कि वो इस चीज को मेंटेन करेगा, नोटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करेगा। साथ ही साथ जो भी चीजें स्टेट लिस्ट में मेंशन है, जो भी चीजें, उन सारी चीजों पे अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का होगा, मतलब स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दे विल हैविंग सच पावर्स। होपफुली ये सारे अमेंडमेंट आपको समझ में आए होंगे। इनमें से कोई से भी अमेंडमेंट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो बेझिझक हमसे पूछ लीजिएगा, साथ ही साथ इनको याद भी कर लीजिएगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।